मैं आदम के ऑफिस की तरफ दौड़ती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जो अभी लिफ्ट में हुआ उससे भूल जाऊं। कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन मेरा पूरा शरीर उस एहसास को अंदर तक महसूस कर रहा है। उसकी हवस भरी आंखें, मेरे इनर थाइज पर उसके सख्त हाथ और मेरे गले और बूब्स पर उसके होठ सब कुछ अब तक अपनी छाप छोड़ रहे हैं। मेरा शरीर उसके हर एक टच को याद कर रहा है और मेरा दिमाग उस मेकआउट के हर एक लम्हे को याद कर रहा है। जितना मैं उस बात को टालना चाहती हूँ, उतना ही वो मुझे अपने कब्जे में ले रहा है। मैं आदम के ऑफिस पहुंचती हूँ और देखती हूँ कि उसकी असिस्टेंट अपनी कैबिन में, ऑफिस के बिल्कुल सामने, अपने कंप्यूटर पर काम कर रही है। मैं एक गहरी सांस लेती हूँ अपने आप को शांत करने के लिए और होठों पर मुस्कान लेकर उसके पास जाती हूँ, नॉर्मल दिखने की पूरी कोशिश करती हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं कहती हूँ उसका ध्यान खींचने के लिए, और वो मेरी तरफ देखती है। मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक फ्राउन आ जाता है और वो अपनी सीट से उठ जाती है। वो मेरे ही उम्र की एक यंग लड़की है, शायद मुझसे कुछ साल बड़ी होगी। उसने व्हाइट फॉर्मल शर्ट और ब्लैक पेंसिल स्कर्ट पहनी हुई है, साथ ही ब्लैक हाई हील्स भी। उसके बाल एक स्लीक हाई पोनीटेल में बंधे हुए हैं। राउंड फेस के साथ उसके सर्कल फ्रेम चश्मे परफेक्टली मैच कर रहे हैं। वो चप्पी नहीं है और उसके फीचर्स काफी सॉफ्ट हैं। ओवरऑल वो काफी अच्छी लग रही है, लेकिन थोड़ी स्ट्रिक्ट भी। येस, वो अपने हाथ अपने चेस्ट पर फोल्ड करते हुए पूछती है। मेरी मुस्कान गिर जाती है और कंफ्यूजन मेरे चेहरे पर आ जाता है। मैं डायरेक्टर आदम बर्क से मिलने आई हूँ। क्या आप प्लीज़ उन्हें मेरी प्रेजेंस के बारे में इन्फॉर्म कर सकती हैं और मुझे उनके ऑफिस तक ले जा सकती हैं? मैं प्यार से पूछती हूँ। एमेलिया विलियम्स, उसने अपनी आईब्रो उठाते हुए पूछा और मैं हाँ में सिर हिलाती हूँ। मिस विलियम्स, आपको 10:30 का अपॉइंटमेंट दिया गया था और आप 20 मिनट से ज़्यादा लेट हैं। आदम सर लेट क्लाइंट्स को अलाउ नहीं करते, वो जवाब देती है और फिर से अपनी चेयर पर बैठकर काम करने लगती है। अपनी आंखें घुमाते हुए और स्कॉफ करने से बचते हुए मैं कहने की कोशिश करती हूँ, क्या आप प्लीज़ एक बार उन्हें कॉल करके बता सकती हैं कि मैं यहाँ हूँ? उसने फिर से अपनी नज़र उठाई और एक सार्कास्टिक स्माइल मेरी तरफ फेंकी। मिस एमेलिया, यह आपके पापा का ऑफिस नहीं है जहाँ सब कुछ आपके हिसाब से चलेगा। अपने नसीब को शुक्रिया कहना चाहिए। फिर उसने अपना सिर नीचे कर लिया और कंप्यूटर पर कुछ टाइप करने लगी। मैं वैसे तो छोटी छोटी बातों पर अपना गुस्सा नहीं खोती और मैं ज्यादातर लोगों को परेशान करके अपना काम निकलवा लेती हूँ। लेकिन जो अभी मैंने फेस किया है, उसके बाद मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रही हूँ। और वैसे भी, सबको मेरे पापा के नाम से मुझे ताना मारने का क्या शौक हो गया है। फाइन, जो मैंने कहा वो मत करो, मैं गुस्से में कहती हूँ और आदम के ऑफिस की तरफ मुड़ जाती हूँ। मैं सीधा ऑफिस की तरफ जाती हूँ, दरवाज़ा नॉक किए बिना खोलती हूँ और अंदर चली जाती हूँ। जैसे मैं ऑफिस की मालकिन हूँ, वैसे अंदर आती हूँ और अपना बैग टेबल पर रख देती हूँ, जिससे वो मेरे पहले से होने का एहसास कर ले। मैं उस आदमी को देखती हूँ जो मेरे सामने बैठा है, उसके वेल स्कल्प्टेड चेहरे को घूरती हूँ। उसका शार्प जॉलाइन, सॉफ्ट हेजल आँखें, डार्क ब्राउन बाल और जितना मैं यहाँ से देख सकती हूँ, एक वेल बिल्ट बॉडी है। वो चेयर में लीन करते हुए मुझे अम्यूज्ड होकर देखता है। उसके होंठ एक छोटी सी स्मर्क में कल हो जाते हैं जब वो मुझे सिर से पैर तक देखता है। मैंने सोचा था वो कोई बुजुर्ग आदमी होगा जो इस बिजनेस में काफी टाइम से होगा, लेकिन यह तो एक हैंडसम यंग मैन निकला। उसके लुक्स से तो लगता है कि वो 30 से ज्यादा का नहीं होगा, लेकिन लुक्स कभी कभी धोखा भी दे सकते हैं। कौन जाने, उसने यंग और हैंडसम दिखने के लिए सर्जरी कराई हो ताकि लड़कियां उसके साथ सोने के लिए तैयार हो जाए। क्या मैं इतना फैसिनेटिंग हूं कि आप अपनी आंखें मुझसे हटा नहीं पा रही हैं, मिस? उसकी बातें मुझे मेरी ट्रांस से बाहर निकाल देती हैं और मैं 2 बार पलकों झपकाते हुए रिलैक्स कर लेती हूँ। मुझसे ज्यादा कोई नहीं जिसने अभी मेरे साथ मेकआउट किया हो, मैं सोचती हूँ, लेकिन यह बात कहने से बचती हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ जवाब दूं, हम सुनते हैं कि ऑफिस का दरवाज़ा दोबारा खुलता है और मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ कि उसकी असिस्टेंट फिर से अंदर दौड़ी आ रही है। वो मुझे घबराहट भरी नज़रों से देखती है और फिर आदम की तरफ मुड़ती है। मुझे माफ़ करना, मिस्टर बर्क,
इस इनकन्वीनियंस के लिए। मैं इसे तुरंत यहाँ से ले जाती हूँ। वो जल्दी जल्दी बोलती है और 2 या 3 बार झुकती है उसके सामने, फिर मेरी तरफ मुड़ती है। उसका घबराहट भरा एक्सप्रेशन अचानक से स्ट्रिक्ट हो जाता है जब वो मुझे गुस्से से देखती है। मैम, प्लीज़ मेरे साथ चलिए। उसने हाथ से इशारा किया कि मैं उसके पीछे बाहर चलूं। ओके है, क्लोविया। उसे रहने दो और प्लीज़ हमारे लिए 2 कप कॉफ़ी ला दो। आदम उसे इंस्ट्रक्ट्स करता है और वो उसकी तरफ मुस्कुराती है और बिना और कुछ कहे चली जाती है। ब्लैक कॉफ़ी मेरे लिए, मैं जानबूझकर उसे टीज़ करती हूँ और वो रुकती है, एक सार्कास्टिक स्माइल मेरी तरफ फेंकती है और ऑफिस से बाहर निकल जाती है। मैं आदम की तरफ वापस मुड़ती हूँ जब वो मुझे अपने सामने बैठने का इशारा करते हैं। बिना किसी वक्त जाया किए मैं बैठ जाती हूँ और थोड़ा रिलैक्स करती हूँ। आप लगभग आधे घंटे लेट हैं, मिस विलियम्स। तो अगर आपके पास इसके लिए कोई अच्छा रीज़न नहीं है तो मुझे डर है कि हम साथ में काम नहीं कर सकते क्योंकि मैं काम पर लेटकमर्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो मजबूती से कहते हैं और टेबल पर अपने एल्बो रखकर अपना चेहरा अपने हाथों में सपोर्ट करते हैं। मैं एक गहरी सांस लेती हूँ और अपने चेयर पर फॉर्मली बैठ जाती हूँ। मैं लिफ्ट में फंसी हुई थी। आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। मैं दिए गए समय से पहले यहाँ थी, लेकिन लिफ्ट के इंसिडेंट की वजह से लेट हो गई। मैं अपने आप को समझाती हूँ, साफ साफ वो असल घटना छोड़ते हुए जो हुई थी। मैंने झूठ नहीं बोला। मैं लिफ्ट में फंसी थी और दूसरी बात, उससे इसके बारे में नहीं पता होना चाहिए। क्या आप श्योर हैं कि लिफ्ट खराब हो गई थी और आप उसमें फंसी हुई थी या आप कुछ पर्सनल काम करने में बिजी थी? उसकी आंखें मेरे गले पर जाती हैं और 1 सेकंड के लिए वहीं रुक जाती हैं, फिर मेरी आंखों से मिलती हैं। मैं तुरंत समझ जाती हूँ वो क्या कहना चाहते हैं, बिना हिकी देखे ही। एकाक्ष ने मेरे गले पर साक किया था और मुझे पता है कि उसने वहाँ हिकी छोड़ दिया होगा। जैसे ही मुझे वो इंसिडेंट याद आता है, मेरे गाल लाल हो जाते हैं, लेकिन मैं अपने आप को संभालने की कोशिश करती हूँ। ओह, इस बारे में चिंता मत कीजिए, मिस्टर बर्क। मैं लेट हो गई लिफ्ट की वजह से और कोई पर्सनल काम नहीं था। मैं हिकी को छुपाने के लिए अपने हाथ से ढकने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैंने कहा, आप सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं। समझ गया, वो समझकर होते हैं और अपने पास वाले ड्रॉयर से एक फाइल निकालते हैं। तो मिस विलियम्स, चलो कुछ बिजनेस डिस्कस करते हैं, क्या बोलती हैं? वो फाइल मुझे फॉरवर्ड करते हैं और मैं हाँ में सिर हिलाते हुए ले लेती हूँ। मैं अब तक आपकी किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन राइटर जिसने मुझसे आइडिया शेयर किया, उसने प्लॉट और स्टोरी लाइन बताई। उससे सुनने के बाद मुझे लगता है इसमें काफ़ी स्कोप है, खास करके टीनेजर्स और यूथ में, खास तौर पर फीमेल सेक्शन में। स्टिमी और फोरबिडन रोमांस, एंगस्ट और दूसरे फैक्टर्स आजकल के हॉट टॉपिक्स हैं और इसे ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट में हमें काफ़ी स्कोप है। मैं उसकी तरफ हाँ में सिर हिलाती हूँ और मुस्कुराती हूँ। सिर्फ इतना नहीं, लेकिन यह कुछ नया और अलग भी होने वाला है। मुझे नहीं पता राइटर ने इस पहलू के बारे में समझाया या नहीं, लेकिन स्टिमी रोमांस के अलावा इस कहानी में काफ़ी सस्पेंस और थ्रिल भी है। जैसे आप देखेंगे, प्लॉट एक लड़की की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमता है जो अचानक अपने सपनों की रोमांस बुक में ट्रैप हो जाती है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी। मैं उसे समझाने लगती हूँ और वो समझकर सिर हिलाते हैं। वह अपने इर्द गिर्द हो रही चीज़ों को समझने की कोशिश करती है और तब वह प्रोटागोनिस्ट से मिलती है। वह बुक का लीड था और इस सिचुएशन में भी, लेकिन लड़की जो फीमेल लीड थी, वह बुक में अच्छी लड़की नहीं है। वैसे तो वह इससे बिल्कुल ओपोजिट है, एक पूरी मैनिपुलेटिव बिच। लड़की जो बुक में फंसी हुई है, उसके पास इसे बाहर निकालने और जब चाहे अंदर जाने की ताकत है। लेकिन जैसे जैसे वह दुनिया के बारे में और जानती है, वह इसमें फंसी रहती है जब तक उसे असली दुनिया और इस दुनिया का फर्क समझ नहीं आता। उसके लिए यह दुनिया असली दुनिया से ज्यादा हकीकी लगती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उसे कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। उसकी लव लाइफ में लीड के साथ और कुछ दूसरे लोगों के साथ ड्रामा वक्त के साथ और ज्यादा उलझन भरी होती जाती है। वह दोनों दुनियाओं के बीच स्विच करते वक्त मुश्किलात का सामना करने लगती है, जब तक एक दिन वह पूरी तरह से बुक के अंदर फंसी नहीं हो जाती।
उसे इस पूरी परेशानी से निकलने का एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वह अपने प्यार को अकेला नहीं छोड़ सकती। जैसा कि मैंने देखा, मैं कह सकती हूँ कि वह आइडिया से इम्प्रेस है। इंटरेस्टिंग, वह कहता है, और मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। ऑफिस का दरवाज़ा अनलॉक होता है और क्लोविया 2 कप कॉफ़ी के साथ हमारे पास आती है और हमें दोनों को सर्व करती है। मैं उसे प्यार से मुस्कुराती हूँ, लेकिन वह मुझे रॉयल इग्नोर करती है और बिना कुछ कहे चली जाती है। उसे मत लो। वह बहुत प्रोफेशनल है और इंसानों से नफरत करती है। आदम मजाक करता है और मैं हंसी छोड़ती हूँ। वह एक वाइब है। सच में, मैं अपनी कॉफ़ी पीते हुए कैजुअली कह रही हूँ। सही कहा। उसकी आंखें अपने ऑफिस की ग्लास वॉल्स के बाहर देखती हैं और मैं उन्हें फॉलो करती हूँ। वह क्लोविया पर रुकी है, जो कंप्यूटर पर ध्यान से काम कर रही है। मैं वापस देखती हूँ और उन आंखों में एडमिरेशन देखकर मुस्कुराती हूँ। आपको उससे पसंद है? मैं पूछती हूँ और वह तुरंत अपनी आंखें मुझ पर लाता है। वह कुछ नहीं कहकर न तो इनकार करता है नहीं हाँ, बल्कि टॉपिक चेंज कर देता है। तो मिस विलियम्स, मुझे इस स्क्रिप्ट के लिए आपको कितना पे करना चाहिए और आप कब इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना चाहती हैं? वह पूछता है, अपना कप ट्रे पर रखते हुए। मैं अपनी कॉफ़ी का आखिरी सिप लेती हूँ और अपना कप भी ट्रे पर रख देती हूँ। $6,000 मैं आपको इस स्क्रिप्ट के लिए चार्ज करने वाली हूँ। और काम में आपके साथ जुड़ने की बात है, मैं आपके साथ तब काम करूंगी जब आप फिल्म शुरू करें। वह मेरी कॉन्फिडेंस पर मुस्कुराता है और अप्रूवल में सिर हिलाता है। वह अपने हाथ से उस फाइल की तरफ इशारा करता है जो उसने मुझे शुरू में दी थी, जिसे मैंने खोला भी नहीं। मैं उसे ले लेती हूँ और इसमें जुड़ी हुई लीगल पेपर्स को देखने लगती हूँ। यह लीगल कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हैं। कृपया इन्हें साइन करें और फिर हम 3 हफ्ते बाद ऑफिशियली शुरू कर सकते हैं, वह मुझे बताता है और मैं उसमें दिए गए क्लॉजेस को देखते हुए सिर हिलाती हूँ। जब मैं हर डिटेल से सेटिस्फाइड हो जाती हूँ, मैं पेपर्स साइन करती हूँ और फाइल उसकी तरफ फॉरवर्ड करती हूँ, जो वह ले लेता है और ड्रॉवर में रख देता है। वह अपना फ़ोन उठाता है और किसी को टेक्स्ट भेजता है। लगभग 2 मिनट बाद मुझे एक नोटिफिकेशन मिलता है और जब मैं देखती हूँ तो पता चलता है कि मेरे बैंक अकाउंट में $30,000 आ चुके हैं। मैं मुस्कुराती हूँ और अपना हाथ आगे बढ़ाती हूँ, जो वह खुशी से शेक करता है। हमें इस प्रोजेक्ट में आपका होना अच्छा लगा, मिस विलियम्स, वह कहता है। म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, मिस्टर बर्क। जब हम सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लेते हैं, मैं अपनी सीट से उठती हूँ और उसे मुस्कुराहट देती हूँ। मुझे अब जाना चाहिए। आपका शुक्रिया अपने समय के लिए, मैं कहती हूँ और उन्हें गुड बाय कह देती हूँ। जैसे ही मैं ऑफिस से बाहर निकलती हूँ, मैं क्लोविया के डेस्क की तरफ जाती हूँ और उस पर नॉक करती हूँ। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिलती हैं और वह तुरंत उठती है, फिर एक बार आदम के ऑफिस की तरफ देखती है। क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है, मिस? वह प्रोफेशनल तरीके से पूछती है। मैं हंसी छोड़ती हूँ और उसे मुस्कुराते हुए कहती हूँ, ओह नहीं। मैं सिर्फ यह कहना चाहती थी कि आप बहुत सुंदर लग रही हैं। मैं उसे दिल से तारीफ करती हूँ। वह कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती, तो मैं वहां से जाने लगती हूँ और उसे एक किस ब्लो करती हूँ। जब मैं एलिवेटर के नज़दीक पहुंचती हूँ तो पहले वाली घटना फिर से मेरी यादों को धुंधला देती है और मैं अपने होठों को जोर से काट लेती हूँ, सोच से बचने की कोशिश करते हुए। गहरी सांस लेते हुए मैं वीआईपी एलिवेटर के बजाय आम एलिवेटर का बटन दबाती हूँ और उसके खुलते ही वेट करती हूँ। लगभग 1 मिनट बाद एलिवेटर का दरवाज़ा खुलता है और खुशकिस्मती से वह खाली होता है। मैं अंदर जाती हूँ और तुरंत दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ, फिर ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाती हूँ। जैसे ही लिफ्ट नीचे जाती है, मैं आराम से साइन करती हूँ। मेरे कंधे धीरे हो जाते हैं और मैं अपने पीछे के मिरर की तरफ देखती हूँ। मैं मिरर में अपनी शक्ल को देखते हुए कुछ महसूस करती हूँ जब मैं अपने रिफ्लेक्शन को देखती हूँ जो मेरी तरफ देख रहा होता है। मैं अपने गर्दन के दोनों तरफ के लाल हिकी मार्क्स को छूती हूँ और उसके होठों के उन पर साक करने की सेंसेशंस वापस आती हैं। मैं थोड़ा दबाव देती हूँ और मेरे पंजे घुस जाते हैं, याद करते हुए कि उसने कैसे मुझ पर अपने होठों और हाथों का जोर से इस्तेमाल किया, जैसे मैं उसकी प्रॉपर्टी थी।
मैं मिरर के नज़दीक जाती हूँ और तभी मेरी नज़र मेरी ब्लैक ड्रेस पर गिरती है जो मेरे बूब्स के ऊपर है। फैब्रिक पर एक पैच है जो मुझे लगता है उस समय बना जब उसने मेरे ड्रेस पर मेरे बूब्स को साक किया। मैं धीरे से अपने हाथ को अपनी गर्दन से नीचे ले जाकर अपने बूब्स पर ले जाती हूँ और पैच को छूती हूँ, जो साकिंग और बाइटिंग की वजह से थोड़ा क्रम्बल लगता है। मैं सिर्फ यह उम्मीद करती हूँ कि मैं क्लोविया और आदम के सामने अपने आप को एम्बेरस नहीं किया और मैं चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी ड्रेस पर इतनी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे बर्स मेरे टच से हार्ड हो जाते हैं और सेंसेशंस मेरे वेन्स में जैसे जहर की तरह फैल जाती हैं। उसकी आंखें मेरी नज़रों में आती हैं और मिरर में ऐसा लगता है जैसे वह मुझे गौर से देख रहा है, मुझे अपने आप को कुछ करने के लिए चैलेंज कर रहा है। मैं मिरर में डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस के साथ वापस देखती हूँ, लेकिन मेरे कुछ करने से पहले लिफ्ट की चाइमिंग मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है और मैं तुरंत अपने आप को संभाल लेती हूँ। मैं घूमती हूँ और अपने ड्रेस को ठीक करती हूँ, फिर लिफ्ट से बाहर निकल जाती हूँ। मैं कंफर्टर को अपने आसपास लपेट लेती हूँ जब नू स्टेज पर चढ़कर एले को किस करता है। यह सीन मेरी पर्सनल फेवरेट है द किसिंग बूथ से, क्योंकि उनके बीच की इंटेंसिटी और केमिस्ट्री जबरदस्त है। जैसे एले उसके पास जाती है और नर्वस होकर उसकी बाहों में गिर जाती है, वह चकलस करती है और उसके मसल्स को महसूस करती है। वह इस वक्त रेंट कर रही है कि उसने कभी किसी को किस नहीं किया और वह बस इस बारे में बोलती जा रही है जब नू उसे अम्यूज होकर देख रहा होता है। और ओ माय गॉड, यह सीन है गाइड्स। मैं ऑलरेडी स्क्विलिंग हो रही हूँ। हाँ हाँ हाँ। और यस सर। उसने उसे किस किया। ओ माय गॉड, उसने उसे आखिरकार किस किया। मैं अपनी सीट पर डांस कर रही हूँ जैसे एक छोटी सी टीनेज लड़की जो अपनी जिंदगी के प्यार से किस हुई हो या कुछ ऐसा। लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। ओके, यह मेरी गलती नहीं है कि वो इतना हॉट है और जिस तरह से उसने उसे किस किया वो सिर्फ मेरे सपनों में सच हो सकता है। लेकिन छोड़ यह, अब मुझे कंसंट्रेट करना है। मैं अपने हैप्पी डांस के बाद फिर से कंफर्टर को अपने आसपास लपेट लेती हूँ और देखते रहने लगती हूँ। एले फाइनली अपनी आंखें बंद करती है जब उसकी आंखें नूह से मिलती हैं और उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही है। यह तो कॉमन रिएक्शन है। हर दिन तो नहीं होता कि आप अपने बचपन के क्रश से किस करते हैं, वो भी दुनिया के सामने। और उस आंख संपर्क के बाद वो फिर से किस करते हैं, इस बार सब कुछ जानकर। भगवान, अगर यह सीन मेरी जिंदगी में नहीं लिखा गया तो मुझे अभी मार दो। मैं सीरियसली नेटफ्लिक्स और किताबों से नफरत करती हूँ जो मेरे डेल्यूजन्स को इस हद तक फीड करते हैं कि जब भी मुझे इग्नोर किया जाता है मुझे लगता है कि यह तो होने वाला है। छोड़ यह। मूवी चालू रहती है और अब वो वक्त आ गया है जब नू अपनी बाइक उसके सामने रोकता है और उससे उस पर बैठने को कहता है। बारिश हो रही है और वो उसे अपने स्पॉट पर ले जाने वाला है। क्या आप यह बिलीव कर सकते हैं? वो फाइनली उसे अपने स्पॉट्स पर ले जा रहा है। नोह, प्लीज मुझे भी ले चलो। क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते, बेबी? वो बारिश में भीग जाते हैं जब बाइक उसमें से गुजर रही होती है। एले, जो कि मैं जैसी ओवरथिंकर है, अपने वादे के बारे में ली से सोच नहीं पा रही है। यह बहुत डेंजरस हो रहा है, मैं रुक रहा हूँ। डेंजरस? क्या तुम श्योर हो नोह? वह मिडल ऑफ नोवहेयर में गेजबो के सामने रुकता है और उसे अंदर ले जाता है। भगवान, मैं पहले ही अपने पेट में बटरफ्लाइज महसूस कर रही हूँ और घर के थिएटर में हाई वॉल्यूम पर यह देखने का अलग ही इफेक्ट है। मैं अपने लिए सॉफ्ट ड्रिंक का एक सिप लेती हूँ और देखते रहने लगती हूँ जब मेरा फ़ोन अचानक वाइब्रेट होता है। मैं अपना सिप पर रख देती हूँ और अपने फ़ोन को उठाकर देखती हूँ कि एक रैंडम अननोन नंबर से कॉल है। मैं इसे इग्नोर करती हूँ क्योंकि अभी मेरा सोल फोकस मेरे सामने चल रही मूवी पर है। फ़ोन फिर से वाइब्रेट होता है और इस बार मैं नफरत से इसे उठाकर अपने कान पर लगा लेती हूँ। हाँ, कौन? मैं पूछती हूँ। अपने गर्दन पर मार्क्स चेक करो और तुम्हें पता चलेगा कौन है। वो खुरदुरी आवाज़ दूसरे एंड से आती है और मेरी आंखें हैरानी से चूड़ी जाती हैं। दूसरी तरफ मेरे सामने एले नू की तरफ भागती है और उससे किस करती है,
जो मुझे एक एक्साइटेड स्क्वील निकालने पर मजबूर कर देती है। मॉर्निंग का साउंड रूम को भर देता है जब मैं एक्साइटमेंट में ब्लैंकेट को पकड़ लेती हूँ। क्या बेचारी रात के इतने बजे तुम यह देख रही हो? उसकी आवाज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है और मैं अचानक उसकी मौजूदगी याद करती हूँ। मैं अपने बगल से रिमोट उठाती हूँ और जल्दी से मूवी पॉज कर देती हूँ। मैं कंफर्टर को ढीला करती हूँ और अपनी आंखें बंद करती हूँ, फिर गहरी सांस लेकर अपने आप को शांत करने की कोशिश करती हूँ। मेरे इमोशंस बिल्कुल बेहाल हैं और शर्म से मेरी गालें लाल हो जाती हैं। मैं एक मूवी देख रही थी, मैं उसे धीरे से जवाब देती हूँ। किस तरह की मूवीज तुम देखती हो? मुझे पता है, उसने फ़ोन के दूसरे साइड पर अपनी आंखें घुमाई होंगी जबकि उसकी आवाज़ में मजाक बिल्कुल साफ था। यह तुम्हारा काम नहीं है और मेरे चॉइसेस पर जज करना बंद करो, मैं हफ करते हुए जवाब देती हूँ। तुमने पिछले हफ्ते मेरे लिए कुछ नहीं बनाया, वो कमेंट करता है, टॉपिक बदलते हुए। क्या वो सच में है? वो यह कैसे कह सकता है जब उसने मुझे खुद से दूर रहने की धमकी दी थी? इस वक्त तो उसे डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि सच में ऐसा कौन बिहेव करता है? एक मिनट वो मुझे दूर करने और लेक्चर देने में बिजी है और अगले ही मिनट वो पूछता है कि मैं उसके लिए ब्राउनीज क्यों नहीं लाई। क्या तुम सच में हो? मैं हैरानी से पूछती हूँ। हाँ, मैं हूँ। आओ, ताकि तुम मुझे महसूस कर सको और छू सको, वो धीरे से बोलता है और पहली बार जब से उसने कॉल किया है, मैं महसूस करती हूँ कि उसकी आवाज़ पहले की तरह ठंडी नहीं है, बल्कि इसमें कुछ और है। क्या तुम मुझे मजाक उड़ा रहे हो? मैं धीरे से पूछती हूँ और वो हंसता है। मैं कैसे मजाक उड़ा सकता हूँ? तो, क्या तुम आ रही हो? मैं क्यों आऊँ? क्या तुमने मुझे खुद से दूर रहने को नहीं कहा? मैं जवाब देती हूँ, मेरी आवाज़ जवाब मांगती है। मैं तुम्हारे चेहरे का तस्वीर अपने दिमाग से निकाल नहीं सकता जब से मैंने तुम्हें एलिवेटर में छुआ। मैं तुम्हारी बिचकी आंखें देखना चाहता हूँ, तुम्हारे हार्डनर बर्ड्स को महसूस करना चाहता हूँ और उन्हें सक करना चाहता हूँ, इस बार तुम्हारे ड्रेस के ऊपर नहीं। मैं चाहता हूँ कि वो खुले हो, वो दूसरे एंड से रैस्प करता है, उसकी आवाज़ लगभग फुस्क की तरह मेरे अंदर को घुमाती है। मैं अपने पैर फोल्ड करती हूँ, अपने कोर को कुछ फ्रिक्शन देने की कोशिश करते हुए ताकि सेंसेशन को रोका जा सके। मैं नहीं मान सकती कि उसने अभी यह सब बोला। और तब मुझे याद आता है, क्या तुम नशा किए हो? मैं नर्वसनेस में अपने नेल्स को काटने लगती हूँ। नहीं, वो तुरंत जवाब देता है और मैं कुछ गिरने और टूटने की आवाज़ सुनती हूँ। मुझे उसकी आवाज़ में अल्कोहल का महसूस होता है जो उसने अभी बोला और अब मुझे डर लग रहा है क्योंकि पिछली बार जब वो नशा किए थे, वो खून से ढके हुए थे। क्या हुआ? अब मेरी आवाज़ चिंता से भरी होती है जब मैं अपनी सीट से उठकर घर के थिएटर से बाहर जाने लगती हूँ। वो गहरी सांस लेता है फिर से गालियाँ देते हुए। कुछ नहीं। अपने जगह रहो और यहाँ मत आओ, वो वार्न करता है, उसकी आवाज़ में एक धमकी और चिंता दोनों है जैसे वो मुझे खुद से बचाना चाहता है। एकाक्ष, क्या तुम ओ? मैं अपना सेंटेंस खत्म नहीं कर पाती, लाइन डेड हो जाती है। मैं अपने फ़ोन को चेक करती हूँ सिर्फ यह देखने के लिए कि उसने कॉल कट कर दिया है। मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ और अपने नाक की ब्रिज को पिंच करती हूँ। मेरा नर्वसनेस अब पीक पर है जब मेरा हार्ट बीट चिंता से बढ़ रहा है। भगवान जाने वो वहाँ क्या कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पेंटहाउस से भागकर उसके पास जाऊँ लेकिन उसने मुझे ऐसा करने से मना किया है और जब वो नशा किए हुए हैं तो उसकी आज्ञा न मानना सिर्फ मुझे मुश्किल में डाल देगा। तो, मैं रुकी रहने का फैसला करती हूँ और यह उम्मीद करती हूँ कि वो सुरक्षित रहे और अपने आप को नुकसान न पहुँचाए। एक बोतल चिल्ड पानी उठाकर मैं इसे आधा से ज्यादा पी लेती हूँ और अपने पास डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ। अपने नर्वस को शांत करने की कोशिश करने के बाद, लेकिन बेकार में, मैं सोने का फैसला करती हूँ और उसके विचारों से दूर रहने की कोशिश करती हूँ। मेरी सोच अब उसकी गंदी बातें सुनने के बाद काम नहीं कर रही, तो अभी सबसे अच्छा काम सो जाना होगा। मैं अपने कमरे में जाकर पीछे से दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, एयर कंडीशन ऑन करती हूँ और कंफर्टर में लपेट जाती हूँ। अपनी आंखें बंद करके मैं सोने की कोशिश करती हूँ लेकिन उसके शब्दों का गूंजना मेरे दिमाग में शुरू होता है और सुबह का घटना मेरे कोर को ज़रूरत से कष्टा है। फक यू, एकाक्ष।
तुमने मेरी जिंदगी को सक्सेसफुली बर्बाद कर दिया है और सबसे बुरा, मैं तुम्हें जितना चाहूँ उतना करने दूंगी।